हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का जो आपका हिंदी विषय है उसका आपका अध्याय पहला है, यानी कि अध्याय 1 है, जिसका नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के। आप लोगों को इनका जीवन परिचय हम आप लोगों को बता दिए हैं और आज हम आप लोगों को अभ्यास प्रश्न के रूप में इनके गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी का आप लोगों को एक एक अर्थ और एक एक मीनिंग, एक एक प्रश्नों का हम उत्तर आप लोगों को आसान तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे जो है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर भी बताएंगे आप लोगों को, आंसर भी बताएंगे। तो चलिए गद्यांश को का वाला पहले सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या रेखांकित किया गया है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यानी कि हमारे जो हिंदुस्तानी भारतवासी हैं सभी रेल की गाड़ी है। कैसे ये रेल की गाड़ी है, जिस तरह से यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला होना हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। और इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप सध रही बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल के क्या तो यह क्या नहीं कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। तो बताना है हमें जो ये रेखांकित अंश किया गया है इसका व्याख्या भी बताना है और उत्तर भी। तो इसमें प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों को हाइड करके लिखा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखनी है। और देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछता है। एक पूछता है आपका क्या कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। और पाठ, यानी कि देखिए आप लोगों को बता दें, अगर पाठ की बात कर रहा है तो पाठ क्या है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ का नाम हो गया। और लेखक की बात करें, लेखक का क्या नाम है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं इसके लेखक हैं। ठीक, और जो मतलब इसका अगर आप संदर्भ लिखना चाहे तो संदर्भ भी बता देते हैं आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इस प्रकार से आप संदर्भ लिख दीजिएगा। ठीक, और फिर अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न भी देख सकते हैं आप लोग को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाते हैं हम कि दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें इसका व्याख्या करना है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, या व्याख्या हेडिंग डालिएगा या रेखांकित अंश की व्याख्या, कुछ भी डालिएगा तब भी सही रहेगा। या रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, या व्याख्या सिर्फ डाल लीजिएगा। ठीक, चलिए बता देते हैं इसका व्याख्या। तो देखिए जो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिएगा क्या कि भारतेंद्र जी कहते हैं कि यह देश बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों को विविध प्रकार के, यानी कि अनेक प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यताएं रखने वाले लोग हैं, और रेलगाड़ी की संज्ञा, यानी कि रेलगाड़ी के संज्ञा के नेतृत्व में अभाव में अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके। और हमारे देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है, जैसे रेलगाड़ी के ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं, परंतु इंजन के अभाव, यानी कि इंजन के कमी में सभी जगह स्थिर रहते हैं, यानी कि इंजन के सभी अपनी जगह से स्थिर रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी कि वो चल नहीं सकते हैं, वहीं पर स्थिर रहेंगे, जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहेंगे। ठीक, और उसी प्रकार से भारत के लोगों में भी उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान वीर एवं शक्ति संपन्न सभी प्रकार की प्रतिभाओं के संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीनता के कारण वे अपनी उन्नति के लिए स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाते। यदि भारतीयों को कोई सही मार्गदर्शक की सत प्रेरणा प्राप्त हो जो उनके बल को पौरुष और ज्ञान का स्मरण दिला सके, तो कठिन से कठिन और बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। मात्र
मात्र एक नेता के अभाव के उसकी सारी शक्ति, ज्ञान और योग्यता व्यर्थ हो जाती है। यही व्याख्या लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी से आप लोग को एक एक शब्दों को हम ढूंढ करके यहाँ पर बनाए हैं, आप लोग इतना ही लिख दीजिएगा, आप लोगों का सही जाएगा व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सादृश्य बताया है। तो चलिए इसका उत्तर भी बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए उसका उत्तर क्या होगा कि लेखक ने देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि जिस प्रकार से रेलगाड़ी के किराए जो होते हैं, यानी कि देखिए किराए जो होते हैं तथा सामान्य किराए के डिब्बे के लोग लगे रहते हैं और किंतु सभी इंजन के अभाव में अपनी जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार से देश के लोगों की स्थिति उसी प्रकार देश के लोगों की स्थिति है और वे नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर पाते हैं। यही लेखक ने हमें सदा दी मतलब वो एक शब्द में भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि लेखक ने किसकी सादृश्यता दी, तो रेलगाड़ी की भी लिख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द में। और अगर विस्तार से लिखना चाहते हैं तो विस्तार से भी लिख सकते हैं। आप लोगों को दोनों समझा दिए हैं। चलिए अगला गद्यांश को देख लेते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न हमारा चौथा इसमें पूछा है कि का चुप सधी रहा बलवाना, इस कथन के लेखक का क्या आशय है, यानी कि इसका हमें क्या अर्थ लेखक बताना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, यही बताना है। तो चलिए इसका भी उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसका उत्तर होगा का चुप सधी रही बलवाना। लोकत्व के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि देश के लोग हनुमान जी की तरह हैं। जैसे कि क्या है कि जामवंत ने जिस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और वे समुद्र को नाग गए, यानी कि पार हो गए, उसी प्रकार भारत के लोगों को प्रेरणादायी सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। यही हमारा ये होगा, इसका आशय होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। तो चलिए इसका भी उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका उत्तर होगा कि उपयुक्त गद्यांश का आशय यह है कि हमारे लेखक के भवान एवं सभी प्रकार की योग्यताओं रखने वाले हैं, किंतु वही प्रतिभा और से अभिन्न हैं। यदि उनको कोई भी सही मार्गदर्शक मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से देखिए क्या नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह सब कुछ कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक के देशवासियों को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। यही हमारा अर्थ हुआ। तो देखिए हमारा ये पहला गद्यांश का पहला मतलब जितना भी प्रश्न था आप लोगों को बता दिए हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए बिना देरी किए आप लोगों को देखिए पहले बता दें कि आप लोगों को आसान तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज्ञात करा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये वीडियो हमारा थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, यानी कि 15-20 मिनट का इसी के आसपास हो सकता है, 20-25 मिनट का इसी के आसपास हो सकता है। ठीक, और देखिए ये जो हमारा एक एक प्रश्न का हम आप लोग को उत्तर ज्ञात कराएंगे। ये नहीं है कि आप लोग एक प्रश्न बता दें और फिर अगला कर दें, ये नहीं है। पूरे सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे और पढ़ करके बताएंगे, समझा करके। तो पहला देखिए खा वाला क्या है गद्यांश की, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, हम नहीं समझते हैं कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है कि उस समय के जब देखिए आप लोगों को काम यही है कि आप लोग तो ये पढ़े होंगे, देखे होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए यही हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। वैसे तो आप लोग को बता देते हैं, पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम एक बार देखे हैं इसको, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा और समझिएगा। और हम आप लोग को प्रश्नों का उत्तर याद करा देते हैं, आप लोग इसको लिख करके पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य के भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। बस यही लिख दीजिएगा, संदर्भ भी हमारा कंप्लीट होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर। और जो हमारा दूसरा हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। हमें सिर्फ यही को व्याख्या करना है, इसी को व्याख्या करना। लेकिन अगर ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए आप लोगों को अगर डायरेक्ट आप लोगों को सवाल बड़ा लगाने के लिए दिया गया और आप लोगों को पढ़ाना नहीं याद है तो आप लोग कैसे कर सकते, नहीं कर सकते ना। ठीक उसी प्रकार से ये वाला अगर आप लोग नहीं मतलब ये सब नहीं पढ़ेंगे तो इसको नहीं कर सकते। ठीक, पढ़ लीजिएगा। और चलिए बता देते हैं वैसे तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या।
तो देखिए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या भी छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि उसमें रेखांकित किया गया वो भी छोटा है, तो इसीलिए ये भी छोटा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से लिखिएगा और फिर क्या करिएगा, देखिए भारतेंद्र जी यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी भारतवासियों को यह समझाना चाहिए कि ऐसे क्षणों में यदि वे एक बार पिछड़ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और लेखक को मत है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नति के साधन इतनी सरलता से उपलब्ध है जैसे वह अनायास प्राप्त वर्षा का जल हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लूट का माल बिखरा पड़ा हो और हमने आंखों में पट्टी बांध रखी हो, और अथवा वर्षा हो रही है और हमने सिर पर छाता लगा रखा है। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के लोगों को आलस्य यानी कि जो निकम्मीपन होते हैं और अज्ञानवश यानी कि जो ज्ञानी नहीं होते उन्नति के सुलभ साधनों को ना तो उपयोग ही कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें उपलब्ध करा पा रहे हैं, यानी कि प्राप्त नहीं करा पा रहे। यही हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके कंप्लीट होता है। लगभग आपका, अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो आपका लगभग कितने लाइन में होगा, 10 लाइन में होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को उसका उत्तर बता देते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न तीसरा जो हमारा है कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों को असफलता का क्या कारण है, यानी कि जो अनसक्सेसफुल यानी कि मतलब जो अनसक्सेस होते हैं यानी कि सब सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनका क्या कारण है भारतवासियों का। चलिए उसका भी उत्तर आप लोगों को ज्ञात करा देते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा कि लेखक ने जापान के निवासियों को अब जापानी टाटुओं की संज्ञा दी है, क्योंकि अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं फिर भी वह उन्नति के प्रयत्नशील होते हैं, यानी कि कोशिश करते जरूर हैं। यही हमारा उत्तर हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना। चलिए अगला प्रश्न को देख ले। और जो हमारा क्या है कि प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। चलिए इसका भी उत्तर बता देते हैं। हमारा जो चौथा प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से भारतीयों वासियों को सुझाव दिया है कि जब छोटे छोटे देश के अपने विकास के संलग्न और संलग्न है, तब भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए। यही हमारा इसका उत्तर हो गया। और चलिए अगला पाँचवा वाला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता देते हैं और दिखा देते हैं। और देखिए पाँचवा है, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन सा प्रयासरत है, यानी कि कौन सा प्रयासरत है, इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसका उत्तर होगा कि उस समय हिंदी काठियावाड़, इसका उत्तर यही डायरेक्ट बता रहे हैं। उस समय हिंदी खड़े यानी कि खाली हाथे खड़े टाप से मिट्टी से खोदते थे। पंक्ति के माध्यम से भारतेंद्र जी ने भारतीयों को आक्रमणीयता और उदासीन प्रवृत्ति के क्षुब्ध होकर कहते हैं कि संसार के सभी छोटे बड़े देश उन्नति के दौड़ नियंत्रण में आगे बढ़े जा रहे हैं और हम भारतवासी अपने स्थान पर खड़े पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की घोड़ों की तरह तीव्र गति से प्रगति की दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु भारत के लोग निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं और इनका मानसिक और सामाजिक स्तर जो वर्षों पहले था वही भी अब भी है और वह आज भी कुरीतियों और अंधविश्वासों के जकड़े हुए हैं, इसीलिए यह स्वावलंबी नहीं है। यही हमारा इसका उत्तर होगा पाँचवा का। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। अगला गद्यांश कौन सा, इसको पढ़ के बताते हैं। देखिए अगला गद्यांश क्या है कि जब उन्नतियों का मूल धर्म है और इससे पहले सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। तो देखिए ये लोग आगे आप लोग पढ़ लीजिए, हम इतना पढ़ लिए हैं, आप लोग आगे पढ़ लीजिए। चलिए इसका प्रश्न का उत्तर बताते, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम सोचते हैं आप लोगों को कम समय में अधिक बताने की जानकारी प्राप्त करें। ठीक, तो देखिए आप लोग का पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। पाठ वही रहेगा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। बस पाठ का नाम क्या है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का क्या नाम है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। बस पहला क्वेश्चन का उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। और जो दूसरा हमारा है प्रस्तुत गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या, चलिए इसको आप लोग स्क्रीन पर दिखा करके बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेखांकित अंश की व्याख्या होगा छोटा सा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीति, समाज गठन आदि भरे हुए हैं और वह उन्नति का मार्ग प्रस्थान नहीं करते हैं, इसीलिए धर्म की उन्नति को सभी प्रकार की
उन्नतियों से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। यही हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता देते हैं फटाफट। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किससे बताया है? तो लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किससे बताया? चलिए इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए लेखक ने धर्म को सभी उन्नतियों का मूल बताया है। तो और इसका भी उत्तर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उत्तर बता देते हैं आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने अंग्रेजी की उन्नति को क्या कारण बताया है? यानी कि अंग्रेजों को उन्नति का क्या कारण बताया है? और फिर पांचवा क्वेश्चन है, यही त्योहार की तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, इस पंक्ति का क्या है? चलिए दोनों प्रश्नों का एक ही साथ में हम उत्तर बताएंगे। देखिए अंग्रेजों के धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली होना उनकी उन्नति का कारण है। ठीक, ये हो गया पहला चौथा वाला। और पांचवा वाला है कि भारतवासियों का सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है, सही है। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला गद्यांश क्या है, चलिए उसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं। और जो हमारा घा वाला है कि देखिए घा वाला गद्यांश क्या है कि ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप को दादा का मतलब समझ करके, तो देखिए ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका संदर्भ लिखने की बात आ जाएगी तो हम बता देंगे। इसका प्रश्न जो भी आएगा बताइए। गद्यांश पढ़िएगा जरूर, किताब भी पढ़िएगा, गद्यांश भी पढ़िएगा। देखिए संदर्भ लिखिएगा लिखने से इसका लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य के वो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ये बार बार बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, लिखने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या भी करके आप लोगों को बता देते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या इसका क्या है? देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए है रेखांकित अंश की व्याख्या है कि भारतेंद्र जी समाज के धार्मिक रूढ़ियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि विभिन्न पर्व त्योहार व्रत और तथा अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं और हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना समाज उत्थान के लिए की थी और बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं। इनके द्वारा पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि होती है। ये हो गया। और भी है, इतना छोटा नहीं, और भी है। और क्या है कि इसी कारण के उत्सव नहीं है, इसी कारण ये उत्सव जो है उत्सव प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। और फिर क्या है कि इनसे अनेक सामाजिक धर्म रूढ़वादी प्रवृत्तियों के ग्रस्त हो गए और हैं और समय स्थान परिस्थिति के अनुसार वह परिवर्तन होने चाहिए। हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज स्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, किंतु आज उनकी संतानों ने उन नियमों को क्या किया? अनेक प्रकार का पाखंड एवं प्रपंच जोड़ दिए हैं। और इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक नहीं समझना और ना ही समझने का प्रयास किया। उन्होंने सभी विधियों को व्रत द्वारा सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया। ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। ये कुछ कापियों से हम ढूंढ करके आप लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक, ये वाला जो है आप लोग को बहुत मेहनत से ही आप लोग को इसका एक एक गद्यांश का एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग को बता रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए अगर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितने भी कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको रुचि कैसा लग रहा है। ठीक है, लग रहा है कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता है कि हाँ स्टूडेंट्स कोई भी देखने वाले हैं तो वो मतलब हमें बढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सामाजिक धर्म किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। देखिए सामाजिक धर्म किसे कहते हैं? देखिए ये वाला बात आ गई तो बता देते हैं। लेखक के अनुसार विभिन्न पर्व त्योहार व्रत और अन्य रीति रिवाज आदि को सामाजिक धर्म कहा जाता है। बस
2 लाइन का क्वेश्चन है भैया। क्या है कि लेखक के अनुसार विभिन्न पर्व यानी कि विभिन्न पर्व और त्योहार, व्रत और अन्य रीति रिवाजों को आदि को क्या कहते हैं? सामाजिक धर्म कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक किस बात को ग्रहण करने के लिए कहता है? चलिए इसका उत्तर भी बता देते हैं। देखिए लेखक कहता है कि स्थान और समय के अनुसार उपयोगी और अनुकूल हो उनको ही ग्रहण करना चाहिए, बस और कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया है? प्रस्तुत पंक्ति में यानी कि जो ऊपर वाला पंक्ति है इसमें किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया? चलिए इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा आंसर कि प्रस्तुत पंक्तियां में बाल विवाह यानी कि जो बचपन पर विवाह करा देते हैं और कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया है। यानी कि जो बाल विवाह करा देते हैं, बचपन में ही विवाह करा देते हैं लड़की लड़के का, इनको नहीं कराना चाहिए। यही कुरीतियों को दूर करने के लिए यानी कि इसको समाप्त करने के लिए कहा गया उस पंक्ति में, गद्यांश में। चलिए अगला गद्यांश देख लेते हैं क्या है। तो देखिए हमारा ये जो गद्यांश था ये हमारा मतलब प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। और जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी देख सकते हैं आप लोग, जो ये वाला है 5वां यानी कि अड़ा वाला जो प्रश्न है, अंगा वाला जो प्रश्न है, ये वाला भी देख सकते हैं कि इसका पढ़ लेते हैं गद्यांश पहले। देखिए लिखा है कि हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम को वस्तु भी नहीं बना सकते हो भाइयों। अब तो नींद से चौंको, अपने देश को सब प्रकार की उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषाओं का भरोसा मत रखो, अपने देश और अपनी भाषा का उन्नति करो। तो ये पढ़ लिए हैं, वैसे थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा पढ़ने से सुनने से ही। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखने का कार्य। तो ये शुरू में हम आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। चलिए एक बार और बता देते हैं कि पाठ का नाम क्या है प्रस्तुत गद्यांश में। उपयुक्त गद्यांश यानी कि ऊपर वाले गद्यांश में क्या है? देखिए अगर आप ये ना लिखना चाहे पाठ और लेखक का नाम, तो एक बार आप पूर्वत लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? पूर्वत लिख दीजिएगा। यानी कि जो पहले आप लिखे हैं, यानी कि पहले जो आप लिखे हैं वही माना जाएगा वहाँ पर भी, कॉपी में भी, आपको समझने के अकॉर्डिंग है। तो इसका पाठ का नाम तो बताया ही है ना कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। लेखक का नाम क्या? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। वैसे तो याद हो जाना चाहिए अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो। और इसमें जो प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या आप इसका रेखांकित अंश की व्याख्या चलिए बता देते हैं। देखिए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगा? रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेगा, फिर लिखेगा क्या कि भारतेंद्र जी ने भारतीयों को भारतीयों को सम्मान यानी कि भारतीयों में समान होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं, समाप्त है। स्वावलंबन की भावनाओं से व्याकुल होकर कहते हैं कि अत्यंत खेद की बात यह है कि आज भारत के लोगों को इतने आक्रमणीय हो गए हैं, मजबूर और परालंबी हो गए हैं कि वह अपनी दैनिक उपयोग में यानी कि जो डेली उपयोग की वस्तुओं का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, स्वयं नहीं कर सकते हैं, और विदेशी वस्तुओं का निर्भर रहते हैं, यानी कि जो विदेश का दूसरे देश का रहता है उस पर वो टिके रहते हैं। और वह भारतीयों को चेतना को उत्पन्न कराने हेतु यह अनुभूत कराते हैं कि वह अन्य देशों की तुलना में पिछड़ गए हैं। क्या हो गए हैं? पिछड़ गए हैं, और अज्ञानता के कारण इनकी चेतना सूझ हो गई है, सूझ हो गई है। भारतेंद्र जी देशवासियों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि वह अपनी अज्ञानता को नींद से अब जाग जाएं और प्रत्येक दृष्टि से और देश को क्या करे? उन्नति की संलग्न हो जाए, ताकि राष्ट्र का आत्मनिर्भर बनाया जा सके और हमें भारतीयों अपनी और किसी अन्य देशों निर्भर ना पड़े। लेकिन क्या है? यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपनी कर्तव्यनिष्ठ का परिचय दे, और भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो कि क्या हो? जो अध्ययन करना चाहिए जो उनके कल्याणकारी सिद्ध हों। बस यही लिख दीजिएगा, यहीं तक लिख लीजिएगा। यहीं तक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं इसमें पढ़ना लिखना है इस गद्यांश में सिर्फ। चलिए आगे बता देते हैं आप लोगों को।
और देखिए जो हमारा अगला है कि लेखक ने किस बात का अफसोस प्रकट किया है, इन सभी प्रश्नों का एक बार में ही बता देते हैं। देखिए लेखक ने किन, और फिर चौथा है कि लेखक ने अपने देशवासियों को कैसी उन्नति को बल दिया है। फिर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस का भरोसा करने को कहा है। देखिए पहला बता देते हैं, आप लोग को पहला बताते हैं कि लेखक ने किस बात को अफसोस प्रकट करने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि लेखक ने इस बात को अफसोस प्रकट करता है कि भारत के लोगों ने अपने कार्य को उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और फिर देशवासियों, जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। चौथा प्रश्न है, लेखक ने अपने देशवासियों से कहता है कि अज्ञानता के प्रत्याग कर अपनी कर्तव्यनिष्ठ को परिचय दे और भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो उनके लिए कल्याण सिद्ध हो। बस वही लिखना है और कुछ नहीं इसमें लिखना है। फिर अगला क्या है कि पांचवा वाला उत्तर प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश ने लेखक विदेशी वस्तुओं को और विदेशी भाषाओं पर भरोसा न करने का कहा है, भरोसा न करने को कहा है। बस यही लिखना है इसमें और कुछ नहीं लिखना है। तो देखिए आप लोगों को चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सभी गद्यांशों का आप लोगों को उत्तर बता दिए हैं। और अगले वीडियो में हमारा जो आएगा, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को जल्द ही बना करके दे दिया जाएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कौन सा गद्यांश का प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आया ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 11 के स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।